दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, अब पीएमओ का पता बदल गया है। जी हां, प्रधानमंत्री कार्यालय अब साउथ ब्लॉक की जगह सेवा तीर्थ में होगा। जी हां, नई इमारत है, नई व्यवस्थाएं हैं, अत्याधुनिक तकनीक है, लेकिन नाम पुरातन है और सोच भी राज करने की नहीं बल्कि सेवा की है। क्योंकि क्या सत्ताओं का काम केवल राज करना है या जनता की सेवा करना है? यह सीधा सवाल है। सवाल केवल सोच का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से नहीं, लगातार जब से वो काम कर रहे हैं, इस सोच को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। उनके विरोधी कहते रहे हैं कि बोलने से क्या होता है भाई, आप करके दिखाइए। और दर्शकों, आप इस वक्त देख रहे हैं, इस मैप को आप समझ लीजिए, कहां पर इंडिया गेट है, कहां पर पुराना पीएमओ था और नया पीएमओ कहां है, इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। और पीएमओ अब सेवा तीर्थ हो गया। इसके अलावा क्या क्या बदल जाएगा, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये पुरानी नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन अब जो नया सेवा तीर्थ है वो किस रूप में दिख रहा है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और बदला क्या क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। सेंट्रल जो सेक्रेटरीट है वो कर्तव्य भवन हो गया है। राजभवन जो है वो अब सेवा भवन के रूप में जाने जा रहे हैं। राजपथ कर्तव्य पथ पहले ही हो गया था, आपको मालूम है। रेस कोर्स रोड, जहां पर प्रधानमंत्री का निवास है, उस जगह को लोक कल्याण मार्ग पहले किया जा चुका है। आपको कुछ और चीजें याद दिलाता हूं। राजनिवास जो है वो लोक निवास है और पुरानी जो चीजें हैं, आपको याद होगा कि जॉर्ज पंचम की वो मूर्ति वहां पर लगी थी, अब उस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है। नौसेना के झंडे में अंग्रेजों की पहचान वाला क्रॉस शिवाजी के निशान से बदला गया था। यह सब कुछ हुआ है। कई ऐसे फैसले हैं जो ये बता रहे हैं कि ये कॉलोनियल माइंडसेट जो है उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है, जरूरत है। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सेवा तीर्थ से किसकी सेवा करेंगे, किसकी सेवा करेंगे? संजय सिंह कह रहे हैं कि अगर पीएमओ सेवा तीर्थ है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद को भगवान समझ रहे हैं? दरअसल विपक्ष यह कह रहा है कि नाम नहीं, काम पर बात हो, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, उनकी सोच में यह है। तो सेवा तीर्थ में जब श्री गणेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो क्या केवल नाम बदला गया या काम भी कुछ किया है? इसको भी थोड़ा सा समझिए, क्योंकि 4 बड़े फैसले बैठते ही उस कुर्सी पर उन्होंने साइन किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल यह पर्दा नहीं हटाया, और पर्दे में जब वो पर्दा हटा, वो तस्वीर अगर हम दिखा सकें उद्घाटन की, उसको भी जरा देखिए। यह है नागरिक देवो भवा, उसमें लिखा हुआ है। आपने पहले अतिथि देवो भवा सुना होगा। वैसे हम यह भी कहते हैं कि सेवा परमो धर्म, सेवा करना, किसी की भी सेवा हो, किसी रूप में हो, सेवा कीजिए, यही परम धर्म है। यह हमारी पुरानी सांस्कृतिक चेतना का एक लोकाचार है। और प्रधानमंत्री जब इस चेयर पर बैठे तो उन्होंने 4 बड़ी चीजें एक तरह से शुरू की हैं और सिग्नेचर किए हैं। क्या क्या चीजें शुरू की हैं मैं फटाफट आपको बता देता हूं। एक नई योजना है जिसका नाम है राहत, उसकी शुरुआत हुई है और इसमें दुर्घटना अगर कहीं हो जाए, एक्सीडेंट कहीं हो जाए, तो 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज हर व्यक्ति को मिलेगा। यह एक बड़ी योजना है जिसकी शुरुआत इस सिग्नेचर के साथ हुई। लखपति दीदी योजना जो पहले से चल रही है उसका लक्ष्य बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है, यानी कि 6 करोड़ लखपति दीदी। इसके अलावा कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड, इसका टारगेट 2 गुना कर दिया गया। 1 लाख करोड़ पहले हुआ करता था, 2 लाख करोड़ कर दिया गया। और स्टार्टअप इंडिया फंड और फंड्स जो है 2.0 उसको मंजूरी मिली है। ये 10,000 करोड़ रुपए शुरुआती तौर पर इसमें रखे गए हैं। अब जाहिर है कि इमारत नहीं है, सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी सवाल यह जरूर है कि क्या सेवा तीर्थ में बैठकर थोड़ा बहुत माइंडसेट भी अधिकारियों को बदलेगा? क्योंकि नेता तो हमेशा कहते हैं कि भाई हमें चुनकर आना है, जनता के बीच में जाना है, जनता चुनेगी तो ही दोबारा आ पाएंगे। तो वो सेवा भाव नेताओं को रखना पड़ता है। कई बार नहीं भी रखते हैं तो दिखाना तो कम से कम पड़ता ही। लेकिन क्या अफसर भी उसी माइंडसेट के साथ काम करेंगे? क्या वो सीधा फायदा जनता को मिलेगा या फिर केवल ये एक तरह से एक और सांकेतिक बदलाव बनकर रह जाएगा? इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। आज से देश का नया पावर सेंटर होगा सेवा तीर्थ।
आज से प्रधानमंत्री ऑफिस का नया पता होगा सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। सेवा तीर्थ परिसर दारा शिकोह रोड पर है। ये लगभग 2,26,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में स्थित है। इसे लगभग 1,189 करोड़ की लागत से बनाया गया है। नए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स मॉडर्न और भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं के अंदर प्रशासनिक कार्यों को एक साथ करके इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुझे लगता है कि नाम बदलने से कुछ होता ना, ऐसा ना, ये नाम में भी कुछ ताकत होती है और उस ताकत से और भी ज्यादा काम होता है। तो इसीलिए और नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े एक्टिवली और शक्तिशाली प्रधानमंत्री है और सोच करो काम करते हैं और इसीलिए वो वहाँ सेवा तीर्थ में जाने के बाद वहाँ और भी मंत्रिमंडल के निर्णय अच्छे हो गए। नरेंद्र मोदी साहब और भी अच्छे निर्णय लेंगे और देश बहुत बड़ा खुशहाली से आगे बढ़ेगा। सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक बता रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने सेवा तीर्थ पर नया सियासी द्वार खोल दिया है। किसकी सेवा करेंगे? अभी तक तो ट्रम्प साहब की सेवा हो रही थी, तो अब किसकी सेवा करेंगे? अभी तो ट्रेड डील हो गई। सेवा तीर्थ का मतलब यह है कि वो भगवान है, आम इंसान तो है नहीं, अवतार है, तो वो जहाँ बैठेंगे वो तीर्थ के रूप में लोग वहाँ जाएंगे। काम धाम तो कुछ होना नहीं। 12 साल हो गया, ना 24 करोड़ रोजगार मिला नौजवानों को, ना ही काला धन आया, 15 लाख मिला। संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ इमारतें बनाने से लोगों का काम नहीं होगा, तीर्थ में तो भगवान की सेवा होती है। क्या मोदी खुद को भगवान समझ रहे हैं? रोजगार, किसान की आय, काला धन, इनका क्या? यानी एक तरफ दावा आधुनिक प्रशासन और तेज फैसलों का, दूसरी तरफ सवाल क्या प्राथमिकता इमारत है या जमीनी मुद्दे? सेवा तीर्थ क्या ये बेहतर शासन की नई शुरुआत है या फिर प्रतीकवाद बनाम प्रदर्शन की नई बहस? देश का नया पावर सेंटर शुरू हो चुका है। अब नजर इस पर होगी कि यहां से फैसलों की रफ्तार कितनी बदलती है और जनता तक उसका कितना असर पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ वरुण पुरोहित हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव ज्वाइन कर रहे हैं मुझे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ अनमोल पवार हैं जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले मैं विजय शर्मा आपसे जानना चाहता हूं, क्या तब्दीली इसके बाद हो रही है? क्योंकि मेरी जानकारी यह है कि जो आखिरी मीटिंग कैबिनेट की है वो साउथ ब्लॉक में कुछ ही देर पहले संपन्न हुई है और अब आधिकारिक रूप से पीएमओ शिफ्ट हो गया है सेवा तीर्थ में। मुझे बताइए कि वो सेवा जनता को भी नजर आएगी? मेरे ख्याल से राम जी आपने बोल भी दिया, आपका टीवी चैनल भी दिखा रहा है और सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं, पीएमओ से रिलीज भी हो गया है। किस तरह से हमने जो गरीब, जो लास्ट पायदान पे व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए हम काम करते हैं। किस तरह से आपने देखा होगा पिछले दिनों कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन पैसे के कारण या इलाज ना मिलने के कारण कितनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लखपति दीदी का तो हमारा 2027 मार्च का टारगेट था 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, वो हमने अचीव कर लिया और आगे हम 2029 तक 6 करोड़ बनाने जा रहे हैं, जिससे हर घर में रोजगार आएगा। लखपति दीदी बनेंगे तो वो करोड़पति दीदी बनने की तरफ अग्रसर होंगे। इसी तरह किसानों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमको डबल करने की घोषणा की है। तो हम सेवा में विश्वास रखते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कुंभ में कई साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरह से श्रमिकों के पैर धोए थे, राम मंदिर बना था, किस तरह से श्रमिकों के ऊपर फूल बरसाए गए थे। तो हम लोगों के लिए हैं, जनता के लिए हैं। और हमने तो खुद कहा था हम तो चौकीदार हैं भाई, हम तो चौकीदारी करते हैं। हम कोई किसी राजे रजवाड़े के घर से नहीं आते, हम चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, हम तो सेवा के लिए बने हैं। 24 घंटे सेवा भाव से काम करते हैं, कोई भी काम हो। तो आज हमने जो ये सेवा तीर्थ नाम रखा है, इसीलिए रखा है कि एक भावनात्मक के रूप में लोग जुड़ सकें। क्योंकि अगर आप नाम भी अच्छा रखेंगे तो आपने देखा होगा किस तरह से आपने भी बताया अभी कि सेना का जो था हमारा नेवी का, उस निशान को बदला गया है। वो गुलामी काल की एक जो मानसिकता होती है उसको दर्शाता था। तो इस तरह के हमने बहुत सारे बदलाव किए हैं। सुभाष चंद्र बोस का जिस तरह से हमने सम्मान किया है यहाँ इंडिया गेट के पास, तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि हम
सनातन, पुरातन और हमारी संस्कृति को सहज कर रखना ठीक है। लेकिन वरुण पुरोहित, मैं सीधे आपके पास आना चाहता हूं इस सवाल के साथ कि हर जगह फिर देखिए अब आपके नेता, आपके सांसद पूछ रहे हैं भाई किसकी सेवा करेंगे। भाई जिसकी सेवा अब तक पीएमओ से होती आई है, जनता के लिए है, प्रधानमंत्री का कार्यालय या जितने भी कार्यालय नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में चलते थे, अब इस नई हाईटेक आधुनिक बिल्डिंग से चलेंगे तो सेवा तो लोगों की होगी। ये अजीब से सवाल क्यों करते हैं आपके नेता? राम मोहन जी, अजीब से सवाल नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, विपक्ष को भी सकारात्मक क्रिटिसिज्म करना चाहिए, सत्ता पक्ष को भी ढोल नहीं पीटना चाहिए, प्रोपेगेंडाइज्म में नहीं करना चाहिए। ओके। कोई काम कर रहे हो तो आप ढोल पीटना नहीं चाहिए, विपक्ष को भी नहीं। ये तो पहली बात। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न पूछा, आपके शब्द थे दिखावा, नेता दिखावा नहीं करें, ऐसे दिखावा शब्द का आपने प्रयोग किया, ब्यूरोक्रेसी का भी, वो सबसे बड़ा सवाल है। सेवा तीर्थ नाम रखा है तो तीर्थ का अर्थ तो तीर्थाटन होता है। कोई बाबा जी का आश्रम है या कोई आध्यात्मिक केंद्र है, पावर सेंटर शब्द आ जाता है तो सियासत तो होगी। सियासत जहाँ से होगी, सियासत जिस सेंटर से चलेगी सियासत होगी। इसलिए विपक्ष ऐसा सवाल क्यों कर रहा है, ये मैंने आपको कई बार कहा है। 12 साल में ऐसी मानसिकता है मिलिशिया फॉर्मेट की कि भाई दूसरा ये चाहे जैसे प्रश्न करे, चाहे जैसी बोले, वो चीज़ संभव नहीं है भारत के अंदर। ये जो चाह रहे हैं, कोई रशिया या चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं कि चाहेंगे जैसी संसद में बोले जैसी बाहर बोले। अब आप जो बात कर रहे हो, आपने बहुत बढ़िया बात करी दिखावे की। नेता आजकल दिखावा ज्यादा करते हैं, काम कम। तीर्थ के अंदर का रहन सहन कैसा होता है, तीर्थ के अंदर का रहन सहन सबको पता है किस प्रकार का होता है। 8-8 हजार करोड़ के प्लेन, दुनिया भर के रोज कपड़े बदलना, ये कोई सेवा तीर्थ होती है क्या? सेवा तो आदमी होगा एक कपड़े की जोड़ी में। एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, एक सूट में देश के राष्ट्रपति रह गए। तो कई चीजें इसमें, अभी कॉलोनियल माइंडसेट की भी आपने बात शब्द का प्रयोग किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रेप्लिका कौन है, विदेशों से रोज ट्रेड डील कर करके कौन पीठ थपथपा रहा है? आप ये सब चीजें देश को पता है। अब एक देश में एक आशंका भी है सांसदों की, तो मैं नहीं कह सकता, आम आदमी में आशंका है भाई सेवा तीर्थ में प्रसाद क्या मिलेगा, चाय पकौड़े मिलेंगे, क्या मिलेंगे प्रसाद आम जनता को? आपने जो योजनाओं के नाम गिना है अच्छी है, नाम के हिसाब से बहुत अच्छी है, और अगर धरातल पे आती है तो आम जनता को आराम मिलेगा। लेकिन 12 साल में क्या क्या आया, जनता ने देखा उस चीज को, क्या धरातल पे आया, क्या नहीं आया। दूसरी बात, पुरानी चीजें बदल दो। एक इनका एक माइंडसेट जो आप कह रहे हो जी, नहीं देखिए आप किसी चीज के लिटरल मीनिंग पे अगर चले जाएंगे, आप सोच रहे हैं कि तीर्थ है तो केवल वहां पे घंटी बजाई जाए, तीर्थ है तो वहां पर केवल पूजा आराधना की जाए, तो आप अगर केवल शाब्दिक अर्थ पे चले जाएंगे तो फिर तो आलोचना बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन भाव के पीछे क्या जाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा पॉइंट बहुत सीधा है। मैंने वो भाव ही बताया आपको। भाव होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रेप्लिका नहीं होते। अमेरिका से ट्रेड डील करना, विदेश से ट्रेड डील करना, ये सब चीजें नहीं करते। वही तो मैंने कहा, रहन सहन, तीर्थ के अंदर जो रहन सहन होता है उससे प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक केंद्र है या राजनीतिक केंद्र में भी अगर आपके अंदर मन में भावना है जनता को सेवा करने की, आप ये कह रहे हैं कि भारत की सरकार किसी से किसी भी तरह का कोई व्यापारिक समझौता ना करे किसी देश के साथ, और करे तो फिर वो तीर्थ नहीं। विजय जी बोलिए। नहीं, व्यापारिक समझौता है गए और ट्रेड डील क्या होता है? मैंने इसको बोल दिया, व्यापारिक समझौता है। वरुण जी को मैं बताना चाहता हूँ, ये बड़े वरिष्ठ हैं, मुझे बड़ी निराशा हुई इन्होंने इस तरह के शब्द यूज किए कि हम किस तरह से ट्रेड डील कर रहे हैं। भाई हम अपने किसानों के हित ना रखें, एमएससी सेक्टर को ना बढ़ाएं, निर्यात ना करें, देश को आगे ना बढ़ाएं, देश को विकसित ना बनाएं, तो ये तो बड़ी विचित्र बात है कि देश को हम पीछे ले जाएं। अरे आप कांग्रेस के राज में किन लोगों के साथ होती थी ट्रेड डील, जिनसे हमें नुकसान होता था? ऐसे देशों के साथ एक्ट में अमेंडमेंट हो गया क्या? साथ करते। वरुण जी मैं बीच में नहीं बोलता हूं, आप वरिष्ठ हैं, इस तरह की अच्छी नहीं लगता, मैंने आपको चुप होकर सुनी थी। सेवा तीर्थ, तो सेवा तीर्थ का मतलब वो पीएमओ है, वो किसी की भी जागीर नहीं है। हो सकता है आपके यहाँ गांधी फैमिली इस तरह की कोई मानसिकता रखती हो, हमारे यहाँ कुछ नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ तो सेवा भाव से कार्य करते हैं, और वहां पीएमओ जो है वो पूरे देश का पीएमओ भाई ऑफिस है। कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कभी भी बन सकता है, देश की जनता जब चाहेगी, जिसको चाहेगी बन सकता है। तो आपको इतने ऐतराज क्यों है? और रही बात इसकी, देखेंगे जब सेवा करें, पहले दिन धर्मेंद्र यादव, अनमोल पवार मेरे साथ हैं, टीना शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। किस तरह से हम कार्य करते हैं? जी, लेकिन धर्मेंद्र यादव, स्वागत करना चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र यादव, क्या ये बेहतर है कि भाई जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी रहे, है ना? क्या यह बेहतर है कि नौसेना हमारी और उसमें क्रॉस लगा हो अंग्रेजों का, या कोई बदलने के लिए जाए तो फिर आप कहेंगे देखिए ये तो केवल सांकेतिक बदलाव है, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है? अभी मेरी जो जानकारी है कि 1500 करोड़ रुपए सालाना केवल इस बात का जा रहा है कि अलग अलग 40-50 जगहों पे जो मंत्रालय हैं अलग अलग वो वर्क कर रहे हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स पे कर रहे हैं, किराया उनका सरकार दे रही है, और उनको एक छत के नीचे अगर ला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने नाम दिया कि भाई सेवा तीर्थ इसका नाम होना चाहिए,
तो इस पे इतने ऑब्जेक्शन क्यों उठ रहे हैं धर्मेंद्र जी? राम मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी नामकरण बहादुर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाम देना अच्छी बात है, लेकिन नाम के पीछे अगर आप उस इंटेंशन को नहीं डाल पाते हैं, उस भाव को नहीं डाल पाते हैं, चिंता हमारी वो है। जैसे आपका नाम राम है तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं है। अगर मान लीजिए रावण वस्त्र पहन के जो गया था, भगवा वस्त्र पहन के गया था, लेकिन काम क्या, उसने माता सीता का हरण कर लिया था। तो नाम और वस्त्र से कोई ये बात की गारंटी नहीं हो जाती है कि वहां अच्छे काम होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जहां पर वो स्थित है, दिल्ली की राजधानी के अंदर, वहां का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आप जानते होंगे, पिछले बजट में एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए जो एलोकेशन हुआ था वो 854 करोड़ रुपए का हुआ था। और खर्चा कितना हुआ था, अगर ये देश जान जाएगा तो देश तो समझ नहीं पाएगा क्या हो रहा है। मात्र 17 करोड़ रुपया, जो कि 2% होता है। तो क्या उस सेवा तीर्थ में अच्छी हवा की आवश्यकता नहीं है? क्या उस सेवा तीर्थ में जो यमुना है उसकी सफाई की गारंटी नहीं होनी चाहिए? क्या और जो दूसरी चीजें हैं उस पर बात नहीं होनी चाहिए? अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया तो वहां पे फूल वर्षा कराई श्रमिकों पर, लेकिन शंकराचार्यों को बुलाया नहीं। और प्रयागराज के अंदर बाल संतों के चुटिया खींचकर उन्हें जमीन पे पटककर जूतों से मारा गया। तो ये कौन सा मतलब ये तालमेल है, इसके बारे में इनको बताना पड़ेगा। दूसरी बात है, विरासत की बात कर रहे थे, जैसे हम कह रहे हैं अपने विरासत को आगे बढ़ाएंगे, बचाने की बात करते हैं। इसी भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ दी और एक बट वृक्ष था, बताते हजारों साल पुराना है, उसे कटवा दिया। तो ये विरासत को बचा रहे हैं, विरासत को कटवा रहे हैं, ये भी इनको बताना पड़ेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है दरअसल करती नहीं है। अब लखपति दीदी की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि जो 80 करोड़ लोग राशन पे जीवित हैं, जिनको राशन मिल रहा है, उसके बारे में ये बात नहीं करते। कहते देश की जो इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आप मुझे बताइए 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 255 लाख करोड़ रुपया उधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश के। ठीक है, टीना शर्मा रिस्पॉन्ड कर रही हैं। टीना शर्मा जी, ओके धर्मेंद्र जी, आपके पॉइंट्स आ गए। परस्पर जी टीना जी, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये बताइए कि राजीव गांधी के नाम पे कितने राजीव गांधी के नाम पे कितने स्थल थे और जिनका मतलब एक्चुअली हम सभी को ऑब्जेक्शन था। इंदिरा गांधी के नाम पे कितने थे, संजय गांधी के नाम पे कितने थे? तो क्या इंसानों के नाम पे जो यहाँ सत्ता की भी मौज ले रहे हैं और अपने नाम पे जगह भी बना रहे हैं और पूरी हिस्ट्री की बुक्स में जो उनके बारे में उल्लेख किया जा रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो शायद इस देश का जो सही इतिहास है, राम, सही इतिहास, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में हो, चाहे वो भगत सिंह के बारे में हो, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में हो, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हो, इस देश को कभी नहीं पता चलता, कभी भी नहीं पता चलता। टेक्स्ट बुक्स में किस तरह की धांधली थी, क्या क्या पढ़ाया जा रहा था, मुगलों ने हमारे साथ क्या किया, औरंगजेब रोड के नाम पे औरंगजेब रखा हुआ है। तब तो ये लोग जो जितने अभी टेलीविजन डिबेट पे बैठ के बोल रहे हैं, ये कभी नहीं बोले आज तक। इन्होंने कभी इनके ट्विटर पे ये नहीं आया कि औरंगजेब रोड क्यों है, औरंगजेब रोड का नाम औरंगजेब रोड क्यों है, क्यों रखा गया, अकबर रोड क्यों रखा गया है। ये सब कहाँ थे, ये कहाँ थे जो आज भारतीय जनता पार्टी के हर नामकरण पे, मैं तो कहती हूँ नामकरण हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर तीसरी बार कोई सरकार में आया है, तीसरी बार पावर में है और आज भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब कुछ तो भारतीय जनता पार्टी में दमदार है जो आप में नहीं है। लेकिन आप टेलीविजन डिबेट में बैठ के उसको डिस्कार्ड जरूर करेंगे, उतना काम आपके पास जरूर। अनमोल पवार, हर चीज को आप लोग इस तरह से क्रिटिसाइज अगर करेंगे शाब्दिक तौर पर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब जब इस सेवा तीर्थ में पहला काम शुरू किया तो सबसे पहले भगवान गणेश की वहां प्रतिमा है, उस पर माल्यार्पण किया, पुष्प चढ़ाए, फिर जाकर वो अपनी कुर्सी पर बैठे। और आपके नेता पूछ रहे हैं कि भाई भगवान कौन है, क्या मोदी भगवान हो गए? तो ये सामने है, परिलक्षित है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मोदी भगवान हो गए? शर्मा जी देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि सेवा तो मोदी जी कर रहे हैं, जनता का खून चूस के पूंजीपतियों की सेवा तो वो जरूर कर रहे हैं। इनसे नाम बदलवा लो, ये नाम बदलना जानते हैं लेकिन ये काम करना नहीं जानते, जनता के लिए काम करना नहीं जानते। 2000 करोड़ खर्च करके जो सेवा तीर्थ बनाया है, अगर वाकई में जनता के लिए काम करना चाहते तो हमारी तरह 800 करोड़ की मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लागू करते, हमारी तरह 500 करोड़ में महिलाओं के लिए यात्रा मुक्त करते, अच्छे सरकारी स्कूल बनाते, अच्छे सरकारी अस्पताल बनाते। आज दिल्ली के अस्पतालों में कुत्ते घूम रहे हैं, घर में साफ पीने का पानी नहीं आता, सड़कों पे 4-4 फीट पानी भरा हुआ है,
और इन्होंने सेवा की है। इन्होंने इंडिया यूएस डील में अमेरिका के किसानों की सेवा की है। और जरा हरदीप सिंह पुरी से भी पूछा जाए कि वो एप्स्टीन से मिलकर किसकी सेवा कर रहे थे, मोदी जी की सेवा कर रहे थे या अमित शाह की सेवा कर रहे थे? इसका भी जवाब इनसे ले लिया जाए, क्योंकि जनता आज 100 करोड़ जनता तो भूखी बैठी है, 5 किलो उन्हें राशन दे रही है सरकार, और ये जो है इनके शौक पूरे नहीं हो रहे। इन्हें हजारों करोड़ के महल में रहना है, इन्हें हजारों करोड़ के अपने दफ्तर बनाने हैं, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, और मोदी जी 10-10 लाख के सूट पहन रहे हैं, 2-2 लाख का पेन ले रहे हैं, हजारों करोड़ के विमान में घूम रहे हैं, और अपने पूंजीपति दोस्तों की दिन रात सेवा कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं और उन्हें खिला रहे हैं। अनमोल पवार, ये हकीकत है। 1 सेकंड में विजय जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आपको भी मौका मिला था दिल्ली में, है ना? आपको भी मौका मिला था और राज्यसभा में कुछ लोगों को भेजना था। आपने किनको सिलेक्ट किया? गांव से आने वाले गरीब किसानों को? किसको सिलेक्ट किया? आपको राज्यसभा जब भेजना था, वो गांव में काम करने वाला आपका गरीब किसान कार्यकर्ता, उसको सिलेक्ट किया कि पूंजीपति सिलेक्ट किए थे? हमने एक ऐसे शेर को सिलेक्ट किया जिसकी दहाड़ से मोदी जी घबरा गए जब उसने संसद में दहाड़ा और पूछा कि नहीं, एक और आपने सिलेक्ट किया, और उसकी दहाड़ से आपका सीएमओ घबरा गया था। उसकी दहाड़ एक और आपने सिलेक्ट किया, अपने सिलेक्शन बताइए फिर खुलकर। एक और सिलेक्ट किया था आपने, वो भी राज्यसभा में अभी हैं। हमारा ऐसा है जी, हमारा एक शेर, वो वाला सिलेक्शन भी गजब का था आपका। वो खुद ही सीएमओ पे आपके चीफ मिनिस्टर ऑफिस में मारपीट का आरोप लगा के बैठ गई। वो भी आपकी सिलेक्शन था। किसका सिलेक्शन था भाई? हमारा एक शेर संजय सिंह, वो 400 पे भारी है। प्रधानमंत्री थर-थर कपा गए जब उनसे पूछा। नहीं, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि भाई आप देखिए, आपको लगता है कि भाई उद्योगपतियों को कुछ नहीं दिया जाना चाहिए, मैंने मान लिया, अनमोल पवार की पार्टी है, कुछ भी कह सकती है, बट सिलेक्शन जब आप करने जाते हैं कि भाई राज्यसभा कौन जाए, तो आपको भी लगता है कि नहीं भाई, जो चंदा देगा, जो पैसा देगा, जो बड़ा आदमी है, जो व्यापारी है, वो चला जाए। क्या दिक्कत है? शर्मा जी, एक सवाल है आपसे। नहीं, मुझे कोई सवाल नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि फिर अपने लिए अलग मानक स्थापित कीजिए ताकि हम लोग आपकी तारीफ कर सकें। जैसे मीडिया ने आप लोगों की तारीफ की थी, और दिल्ली ने आपको 70 में से 67 सीटें उठाकर दे दी। हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ तो न केवल देश बल्कि विदेशों में भी हुई है। हमने तो विजय शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमने तो जनता के लिए काम किया है। जी विजय शर्मा, अब मुझे अनमोल जी इस देश के पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने टीवी के ऊपर सरेआम बोला हो कि हाँ, मैं अपने वादे पूरे नहीं कर पाया, मैं सड़क ठीक नहीं दे पाया, और किस तरह से पानी भरने के कारण आपको भी पता होगी करोल बाग के पास किस तरह से हत्या हो गई थी उन शिक्षकों की, उनकी जो वहां स्टूडेंट थे, जो भारत का भविष्य थे। तो आप बात ना करें जमुना के नाम पे। आपने क्या बोला था? झूठ आपने खुद माना। दूसरा मैं बता दूं आपको, होने के बावजूद ये ठीक रहा जो आम आदमी पार्टी भाई, हमारे को मौका मिला ना 5 साल का, हमने शुरुआत कर दी ना। आप बताइए छठ मैया कैसे मनाई गई है पूरे देश ने देखी ना। अनमोल जी देखी, अनमोल जी। लेकिन विजय जी, ये बात भी सही है कि देखिए, धर्मेंद्र जी अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे थे। EIQ पे अगर उनका डेटा बताया गया, आप उसको करेक्ट करना चाहें, वो कह रहे हैं कि भाई बजट आपकी सरकार ने रखा, तय आपकी सरकार ने किया, खर्चा 2% कर रहे हैं आप उसका। ठीक है राम जी, मैं भी उस पर बात हूं। आपके इनके राज्यसभा मेंबर स्वाति मालीवाल कौन, इनके जो सुशील गुप्ता कौन। दूसरा, अभी समाजवादी पार्टी के बोल रहे थे उत्तर प्रदेश में 8 शहरों के जो हमारे दलित महापुरुषों के नाम बदल दिए उन्होंने। मुझे काशीगंज दोबारा नाम रख दिया ऐसे। और कांग्रेस वाले बात करते 600 परियोजना, एयरपोर्ट और आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी है जो गांधी फैमिली के नाम है। कहां से नाम बदलने का खेल तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी करती आई है। तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेसी, इनके सबके वही चाल चरित्र और चेहरा है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। ये बातें करते हम किसके नाम रखते हैं? APJ अब्दुल कलाम, हम महान पुरुषों के नाम रखते हैं। ये औरंगजेब, अकबर महान है, ये वो रखते हैं। इनको तकलीफ है क्योंकि ये अंग्रेजों टीना शर्मा बात कहना चाह रही, फिर अनमोल पवार, धर्मेंद्र यादव दोनों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन टीना, ओके टीना जी, देखिए, महात्मा गांधी का नाम तो गांधी परिवार ने ले लिया, जो कि गांधी थे नहीं। हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी के पिताजी का नाम क्या था। मैं उस पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहती क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत विरोधी लेवल हो जाएगा। सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सरकार के सभी कर्मचारी, अन्य महानुभाव,
और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सभी एक नए इतिहास को बनते देख रहे हैं। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन कृष्ण पक्ष विजया एकादशी, ये महत्वपूर्ण शुभ दिन माघ 24 शक संवत 1947 का पुण्य अवसर और आज की प्रचलित भाषा में कहूं तो 13 फरवरी का ये दिन भारत की विकास यात्रा में एक नए आरंभ का साक्षी बन रहा है। हमारे शास्त्रों में विजया एकादशी का बहुत महत्व रहा है। इस दिन जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। आज हम सभी भी विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ में, कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लक्ष्य में विजयी होने का दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं आप सभी को, पीएमओ की पूरी टीम को, कैबिनेट सचिवालय और विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारियों को सेवा तीर्थ और नए भवनों की बधाई देता हूं। मैं इनके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स का और श्रमिक साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आजादी के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतों से देश के लिए अनेक अहम निर्णय हुए, नीतियां बनी। लेकिन ये भी सच है कि ये इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इन इमारतों को बनाने का मकसद भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। साथियों, आप भी जानते हैं, एक समय था जब कोलकाता शहर देश की राजधानी हुआ करता था। लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन के उस दौर में कोलकाता ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का प्रबल केंद्र बन चुका था और इसलिए अंग्रेजों ने 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया और उसी के बाद अंग्रेजी हुकूमत की जरूरतों और उसकी सोच को ध्यान में रखकर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जैसी इमारतें बनाने का काम शुरू हुआ। इसके बाद
जब रायसीना हिल्स के इन भवनों का उद्घाटन हुआ था, तब उस समय के वायसरॉय ने कहा था, जो नए भवन बने हैं वो ब्रिटिश सम्राट की इच्छाओं के अनुरूप बने हैं। यानी उस दौर में ये भवन ब्रिटेन के महाराजा की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतारने का माध्यम थे। रायसीना हिल्स का चुनाव भी इसलिए किया गया कि इमारतें अन्य इमारतों से ऊपर रहे, कोई उनकी बराबरी ना कर सके। अब संयोग से सेवा तीर्थ का ये पूरा परिसर किसी पहाड़ी पर न होकर जमीन से ज्यादा जुड़ा है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। इसी अमृत भावना के साथ आज मैं ये सेवा तीर्थ, एक कर्तव्य भवन भारत की जनता को समर्पित कर रहा हूं। साथियों, इस समय 21वीं सदी का पहला क्वार्टर पूरा हो चुका है। ये आवश्यक है कि विकसित भारत की हमारी कल्पना केवल नीतियों और योजनाओं में ही नहीं, हमारे कार्यस्थलों, हमारी इमारतों में भी दिखाई दे, जहां से देश का संचालन होता है वो जगह प्रभावी भी होनी चाहिए और प्रेरणादायी भी होनी चाहिए। वो इम्प्रेसिव भी हो और इंस्पायरिंग भी हो। आज नई नई टेक्नोलॉजी तेजी से हमारे बीच जगह बना रही है, लेकिन इन सुविधाओं के विस्तार के लिए, नए टूल्स के उपयोग के लिए पुरानी इमारतें नाकाफी पड़ रही है। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, पुराने भवनों में जगह की कमी थी, सुविधाओं की भी अपनी सीमाएं थी। करीब करीब 100 साल पुरानी ये इमारतें भीतर से जर्जर होती जा रही थी। इसके अलावा भी कई चुनौतियां थी। मैं समझता हूं इन चुनौतियों के बारे में भी देश को निरंतर बताया जाना जरूरी है। जैसे आजादी के इतने दशकों के बाद भी भारत सरकार के अनेकों मंत्रालय दिल्ली के 50 से ज्यादा अलग अलग स्थानों से चल रहे हैं। हर साल
इन मंत्रालयों की इमारतों के किराए पर ही प्रति वर्ष 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। हर रोज 8 से 10,000 कर्मचारियों को एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने का लॉजिस्टिक खर्च अलग होता था। अब सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों के निर्माण से ये खर्च कम होगा, समय बचेगा और कर्मचारियों के समय की इस बचत से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। साथियों, इस बदलाव के बीच निश्चित तौर पर पुराने भवन में बिताए गए वर्षों की स्मृतियां हमारे साथ रहेगी। अलग अलग समय की चुनौतियों से जूझते हुए वहां से कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। वहां से देश को नई दिशा मिली, सुधार की अनेक पहलें हुई। वो परिसर, वो इमारत भारत के इतिहास का अमर हिस्सा है। इसलिए हमने उस भवन को देश के लिए समर्पित म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। वो युगे युगीन भारत म्यूजियम का ही हिस्सा होगी। वो इमारत देश की आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा केंद्र बनेगी। नई पीढ़ी के युवा जब वहां जाएंगे तो ऐतिहासिक लेगेसी उनका मार्गदर्शन करेगी। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में ये बहुत जरूरी है कि भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आगे बढ़े। दुर्भाग्य है, आजादी के बाद भी हमारे यहां गुलामी के प्रतीकों को ढोया जाता रहा। आप देखिए, पहले क्या स्थिति थी। प्रधानमंत्री निवास जहां है उसे रेस कोर्स कहा जाता था। उपराष्ट्रपति के लिए कोई निवास स्थान तय ही नहीं था। राष्ट्रपति भवन तक आने वाले रास्ते को लोकतंत्र में राजपथ कहा जाता था। आजाद भारत में जो सैनिक शहीद हुए उनके लिए कोई स्मारक ही नहीं था। जो सुरक्षा बल, जो पुलिसकर्मी शहीद हुए उनके लिए भी कोई स्मृति स्थल नहीं था। यानी 1947 में स्वतंत्र हुए देश की राजधानी। तो प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि क्यों ये सेवा तीर्थ आवश्यक था। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH